हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम बात करेंगे सीयूईटी पीजी 2025 के एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर। तो आज हम जानेंगे कि जो पीजी के लिए हमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है उसमें किन किन टॉपिक को हमें कवर करना है। तो आज हम लोग अपने सिलेबस के बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे और इसके बाद हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो आज हमें पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसका टाइम पीरियड आपको देखना है कि किस काल तक हमें इसको पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो अगर देखेंगे आपको तो लिखा हुआ है ऊपर कि इसे 10,000 बीसी से, जो एनटी ने आपका सिलेबस बनाया है, तो आपको 10,000 बीसी से 1206 एडी, ठीक है, इस टाइम पीरियड को, यानी कि इस टाइम पीरियड तक आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। 10,000 बीसी यानी कि प्राचीन भारत से लेकर 1206 जब तक की मध्यकालीन भारत, आपका मध्यकालीन भारत शुरू होता है, यानी कि क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तब, ठीक, तब तक के इतिहास को आपको पढ़ना है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको स्टोन एज, जिसे पाषाण काल कहते हैं, आपका हिंदी में भी यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। अगर आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में हम दोनों लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब कर देंगे। तो पहले आपको पढ़ना है स्टोन एज, जिसे पाषाण काल कहते हैं। इसमें आपको पैलियोलिथिक, पुरा पाषाण, मेसोलिथिक, मध्य पाषाण, नियोलिथिक, नवपाषाण, ठीक है, नव, मध्य, ठीक है, और पुरा, ठीक है, इसे हमें पढ़ना है। तीसरा आप देखेंगे चालकोलिथिक, जिसे ताम्र पाषाण कहते हैं, यानी कि तांबे का युग, ठीक है, ताम्र, ये हमें पढ़ना है स्टोन एज के बारे में। तो इसके बारे में हम जो है कि पाषाणों के बारे में, यानी पत्थरों के ऊपर पत्थरों का अध्ययन करके उस इतिहास को जानते हैं, इसे ही पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा जब हम लोग लेक्चर लेंगे तब। इस पूरा पाषाण काल में भी आपको तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। इस पूरा पाषाण काल को तीन भागों में आपके बांटा गया है, जिसमें आपका है कि निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च, फिर सिर्फ निम्न, मध्य और उच्च, इसे तीन भागों में बांटा गया है। इसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मेसोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे, नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, और ताम्र पाषाण यानी कि जब पत्थर के साथ तांबे का यूज होने लगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो आपको पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जो काफी इम्पोर्टेंट है। इस सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि सभ्यता कैसे जो है कि इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसका पतन हुआ, किस जो है कि जगह से, किस स्थान से क्या अवशेष प्राप्त हुए, और ये कितनी विकसित सभ्यता थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद हमें पढ़ना है आर्यन और वैदिक सभ्यता, यानी कि आर्यों की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कौन सी सभ्यता थी, उनकी रहन सहन क्या थी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद वैदिक एज पढ़ेंगे। वैदिक एज में आपको, इसे भी आपको दो पार्ट में पढ़ना होगा, एक होगा ऋग्वैदिक और दूसरा आपका उत्तर वैदिक। इसे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया। इसके बाद आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक में जन थे, फिर उत्तर वैदिक में देखेंगे जन से जनपद बनता है, जनपद से फिर महाजनपद, यानी कि एक महाजनपद यानी कि एक राज्य का, एक बड़े साम्राज्य का रूप कैसे धारण करता है, यानी कि जन से जनपद और जनपद से महाजनपद की कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई, क्या क्या सिचुएशन थे, तो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, इसमें 16 महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपद के बाद देखेंगे कि नए नए साम्राज्य विकसित होते हैं और जो है कि महाजनपदों का विकास होने लगता है, साम्राज्य स्थापित होने लगते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे राइज ऑफ एंशिएंट इंडियन एम्पायर। ठीक, कैसे हर्यक, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी, इनकी उत्पत्ति होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके रूलर के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण युद्ध जो हुए, वार्स हुए, उनके बारे में, संधियां, और कुछ फैक्ट जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
दूसरा देखेंगे कि फिर जब जनपद बनते हैं, साम्राज्य बन जाते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे धार्मिक सुधार होते हैं, कैसे नए-नए धर्मों का उदय होते हैं, जिसमें हम लोग मेनली देखेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जो कि महाजनपद काल में धीरे-धीरे विकसित होने लगे और काफ़ी फल-फूल गए। इनके जो है कि बुद्धिज़्म बहुत धर्म को हम लोग डिटेल से देखेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में, जैनिज़्म के देखेंगे, इनके तीर्थंकरों के बारे में देखेंगे और इनके जो है कि विचारधारा को, इनसे रिलेटेड पुस्तक को, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम देखें तो ये आपका हिंदी में सिलेबस है, सेम चीज़ है, आपको मैंने दोनों लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर दिया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मौर्य एज सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिटेल में इसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इसमें फैक्ट है और बहुत डीप तक इसे पूछता है, तो इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। मौर्य एज यानी कि इसमें जो रूलर थे आगे तो उनको पढ़ेंगे, कौन कौन से रूलर हुए, कौन से युद्ध किए, कहाँ से इनका साम्राज्य था। दूसरा हम लोग देखेंगे इनके सोशल यानी कि इनके साम्राज्य की सामाजिक स्थिति, पॉलिटिकल, राजनीतिक और कल्चर, सांस्कृतिक, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी मौर्य काल में, राजनीतिक व्यवस्था कौन-कौन से थे, कौन से विभाग थे, अलग-अलग जो है कि मंत्रियों के अलग-अलग नाम थे, अलग-अलग विभाग थे, अलग-अलग कार्य थे, उसके बारे में, संस्कृति और कला के क्या विकास हुआ था, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे तो पोस्ट मौर्य पीरियड यानी कि वो जो है कि मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल, ठीक है, इसे मौर्योत्तर काल कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे इसमें जो हमें पढ़ना है इंडो ग्रीक के पढ़ना है, शक पढ़ना है, कुषाण पढ़ना है और वेस्टर्न क्षत्रपास, ठीक, इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और देखेंगे कहीं ना कहीं तो कुषाण से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन बनने लगे, तो इन्हें भी डिटेल से पढ़ना है। इनके कुछ कुछ रूलर्स हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम को एकदम एग्ज़ाम की डिटेल से पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में जो हमें इम्पोर्टेंट है उससे वो कहीं छूटे ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया, ये तो हमने नॉर्थ के बारे में पढ़ लिया एंशिएंट इंडिया में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे साउथ के बारे में, जिसमें हमें खारवेल पढ़ना है, सातवाहन पढ़ना है और तमिल स्टेट्स ऑफ द संगम एज, ठीक है, संगम काल आपने पढ़ा होगा, संगम काल से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे संगम काल को। इसमें बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए, इसके कुछ प्रमुख इस काल में शासक हुए, कुछ चोल चेर पांडे इनके इस काल में ही उदय हुआ था, इनके बारे में पढ़ेंगे। खारवेल और सातवाहन को भी डिटेल से पढ़ेंगे, सातवाहन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें पढ़ेंगे। ठीक, इनके सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे हम मौर्य में भी देखेंगे, पोस्ट मौर्य में भी देखेंगे और साउथ इंडिया में भी देखेंगे, क्योंकि अब जो है कि क्वेश्चन इसी से बनने लगा है। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, कला और साहित्य का कितना विकास हुआ है, स्थापत्य का कितना विकास हुआ है, कौन कौन सी प्रमुख स्थापत्य कलाएँ हैं, तो उनके बारे में, जिसकी स्तूपाज पढ़ेंगे, जो और जो है कि बिहार है, अलग-अलग जो है कि मठ बने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी को हम लोग पढ़ेंगे। गुप्ता के बाद वाकाटाज पढ़ेंगे और वर्धन डायनेस्टी जो हर्षवर्धन है, इसे पढ़ेंगे हम। इनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक, ठीक है, उसके बाद सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, वेट, तो उनके प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सारी चीज़ों को उनको देखेंगे, जितने भी एंशिएंट इंडिया में जितने भी डायनेस्टीज़ हैं, उनके आर्ट, आर्किटेक्चर, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। उनमें जो प्रमुख रूलर्स हुए हैं, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, उनके बारे में देखेंगे और उनसे रिलेटेड प्रमुख युद्धों के बारे में देखेंगे। ठीक, ये आपका हिंदी में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो जो अगला चीज़ है, अगला हमें पढ़ना है तो रीजनल स्टेट,
ठीक है। आप देखें गुप्ता डायनेस्टी, यानी कि जब आप देखें कोई भी बड़ी जो है कि साम्राज्य का जब विघटन होता है या फिर टूटने लगता है, तो छोटे-छोटे जो है कि क्षेत्रीय राज्य पनप जाते हैं। तो ये चाहे आप एंशिएंट में देख लें या मिडवल में देख लें, प्री मिडवल में देख लें, मॉडर्न में, तो ये होता है। तो कुछ रीजनल स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्षेत्रीय शक्तियाँ, क्षेत्रीय राज्यों के बारे में गुप्ता डायनेस्टी में। तो इसमें कदम के बारे में पढ़ेंगे, कदमबाज के बारे में, जिसमें मयूर शर्मन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। कदम वंश का एक जो है कि महत्वपूर्ण शासक था। पल्लवाज, चालुक्य, बादामी। चालुक्य की बहुत सारी शाखाएं हैं, कल्याणी, वेंगी, बादामी। तो जिसमें इसमें पढ़ना है बादामी के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन लिटरेचर, यानी कि कोई भी जो है कि डायनेस्टी हम लोग पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो है कि उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन, एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, ये सारी चीज़ों को हम लोग को कवर करते चलना है। और एनटीए अब डायरेक्ट रूलर से ना पूछकर उनके जो है कि प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक, इन सब टर्म्स को यूज कर रहा है। ठीक है। टर्म्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे वैष्णव और शैव धर्म का उदय होता है। गुप्त काल में मुख्यतः देखेंगे कि गुप्ता काल में वैष्णव धर्म का उदय होता है, तो कैसे ग्रोथ होता है इनका और ये कैसे उभर के आते हैं, कौन कौन से संप्रदाय, कौन से संत होते हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और इनका हमें जो है कि इस धर्म के बारे में हमें कहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, किन स्रोतों में इनका वर्णन है, ये भी देखेंगे। ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे पाल, ठीक है, सेन, राष्ट्रकूटाट, परमार और इनकी पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको जैसे सेन और परमार आपको प्री मिडवल में भी पढ़ना होगा, प्री मिडवल में भी इसे आप पढ़ सकते हैं और एंशिएंट में भी, तो ये दोनों में आते हैं, प्री मिडवल और एंशिएंट दोनों में। तो इनके बारे में जो है कि डिटेल से पढ़ना है। पहले एनटी इनसे काफ़ी कम क्वेश्चन उठाता था, लेकिन जो प्री मिडवल के कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें राजपूत राइज है, यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति होती है प्री मिडवल में, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो आपको इन्हें डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इनसे अब क्वेश्चन बनने लगे हैं। ठीक। तो इन्हें हम एंशिएंट में भी पढ़ेंगे और प्री मिडवल में भी देखेंगे, और इनकी प्रशासनिक और जो है कि राजनीतिक व्यवस्था को भी देखेंगे। इनसे रिलेटेड कुछ प्रमुख रूलर के बारे में भी देखेंगे। आपका ये हिंदी में है। तो ये हमारा एक छोटा सा सिलेबस है एंशिएंट इंडिया का। ठीक है। एक छोटा सा सिलेबस है आपका एंशिएंट इंडिया का, जिसमें आपको मैंने बताया पाषाण, हड़प्पा, आर्यन वैदिक, महाजनपदाज। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे हर्यक, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी का उत्पत्ति होती है। बुद्धिज्म, जैनिज्म देखेंगे हम। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका मौर्य, मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। गुप्ता देखेंगे, वाकाटाज, वर्धन। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका रीजनल स्टेट कौन कौन से हुए, जैसे कदम्बाज, पल्लवाज, चालुकाज। ठीक है। और कुछ कुछ जो भी इस सिलेबस में नहीं भी है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें जो है कि एनटीए कुछ कुछ जो है कि नहीं है इसमें, तो वो भी चीज़ हम लोग कवर करेंगे। कुछ टॉपिक अगर इसमें नहीं तो वो भी कवर करेंगे, वो सिलेबस में मेंशन नहीं है फिर भी, क्योंकि एनटीए कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है। तो हमें उसे भी कवर करेंगे। तो ये हमारा एंशिएंट इंडिया का सिलेबस था। और जो है कि इस चैनल पे आपका एंशिएंट का ये सिलेबस हो गया आपका। ठीक है। एंशिएंट का ये सिलेबस हो गया आपका। वेट, एंशिएंट। इसी तरह आपको अगर मॉडर्न का देखना है या फिर मिडवल का सिलेबस देखना है, तो आप देख सकते हैं। और मैंने एक जो है कि ऑफिशियल सिलेबस, जैसे जिस तरह से एनटीए ने अपने साइट पे डाला हुआ है, सेम टू सेम जैसे कि तैसे आपका ऑफिशियल सिलेबस भी मिल जाएगा, चैनल पे पड़ा हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर सिलेबस देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग लेक्चर शुरू करेंगे। अगर आपको हमारे जो है कि फ्री क्लास, जो हमारे सर के द्वारा चलाया जाता है, फ्री क्लास प्रारंभ बैच, या फिर टेस्ट सीरीज जो कि फ्री फ्री डेली संडे और वेडनेसडे को चलाया जाता है, तो टेस्ट सीरीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, क्लास के रिगार्डिंग, एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। ऐसे हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।